बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक द पोस्ट मॉडर्न एज। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आज का हमारा टॉपिक पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, जिसका टाइम पीरियड 1945 से लेकर आगे ऑनवर्ड चल रहा है। और इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री की जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई थी, ये उसकी लास्ट वीडियो है। और इससे पहले हमने जितने भी वीडियो लेक्चर देखे हैं, उसके अंदर जो हमने हिस्ट्री की एक एक सीरीज़ को देखा, वो अच्छे खासे टाइम पीरियड पर कंसिस्ट थी। यानी विक्टोरियन एज को देख लें, रोमांटिक एज को देख लें, न्यू क्लासिकल पीरियड को देख लें, इन सब के अंदर जो एजेस का टाइम पीरियड था वो कमोबेश 100 साल के करीब था। वो आगे उन्हें फिर सब एजेस के अंदर डिवाइड किया गया था, वो अलहदा बात है। इसी तरह जो अब पोस्ट मॉडर्न एज 1945 से आगे ऑनवर्ड चल रही है, हो सकता है कोई 100 साल बाद जाकर ये एक अलहदा से एज बन जाए और इसके बाद एक नई एज शुरू हो जाए। यानी कि इस तरह से हिस्ट्री डेवलप होती जाती है। आज के टॉपिक में देखेंगे पोस्ट मॉडर्न एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस एज के अंदर होने वाली द वर्ल्ड वार सेकंड, क्योंकि इससे पहले मॉडर्न एज के अंदर हमने वर्ल्ड वार वन को कवर कर लिया है। इसके बाद कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, किस तरह से ब्रिटेन ने कंट्रीज़ को कॉलोनाइज्ड किया हुआ था और फिर किस तरह से उन्हें फ्रीडम दिया, उन्हें आज़ाद किया, इस चीज़ को देखेंगे। और इसके बाद इस एज के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया है, उसके लिटरेरी फीचर्स को देखेंगे कि किस तरह का लिटरेचर लिखा गया है और किस तरह का लिटरेचर लिखा जा रहा है, क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्न एज है जो ऑनवर्ड अभी चल रही है। और इसके बाद इस एज के अंदर आने वाले जो फेमस राइटर हैं, पोइट हैं, ऑथर हैं, जो आए हैं और जो अभी आ रहे हैं, उनको तो नहीं अभी देखेंगे, जो मतलब पहले से आए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर मॉडर्न एज के भी कुछ पोइट राइटर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो अभी तक लिख रहे हैं। पोस्ट मॉडर्न एज आ रही है, लेकिन वो मॉडर्न एज के अंदर भी लिखते रहे हैं और पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर भी लिख रहे हैं। उन पोइट राइटर्स को भी देखेंगे। और सबसे अहम पॉइंट हाइपर रियलिटी, जो कि एक थ्योरी थी जेन बॉडीलार्ड ने जिसे पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर पेश किया था, इसको भी देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पोस्ट मॉडर्न एज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमें मालूम है कि मॉडर्न एजेस और प्री मॉडर्न एजेस आती हैं। अब मॉडर्न एज का तो हमें पता है कि जो हमने पोस्ट मॉडर्न एज से पहले की एज पढ़ी है वो मॉडर्न एज है। और प्री मॉडर्न एजेस से मुराद जितनी भी एजेस मॉडर्न एज से पहले आई हैं, जो हमने इंग्लिश की हिस्ट्री के अंदर पढ़ी है, जिसके अंदर विक्टोरियन एज है, रोमांटिक एज है, डार्कनेस एजेस हैं, एंग्लो सैक्सन पीरियड है, एंग्लो नॉर्मन्स पीरियड है, यानी जितनी भी एजेस हमने पढ़ी हैं उनको नाम दिया गया है प्री मॉडर्न एजेस। यानी मॉडर्न एज से पहले जितनी भी एजेस आई हैं वो प्री मॉडर्न एजेस हैं। अब ये तमाम बात यहाँ पर करने का मकसद ये है कि प्री मॉडर्न एजेस के अंदर जितना भी लिटरेचर लिखा गया है, जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, इसके अंदर हमने देखा कि लोगों की ज़िंदगियों में किस तरह से रिलीजियस का, मज़हब का किरदार बड़ा नुमायाँ रहा है। किस तरह से लोग क्रिश्चियनिटी के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कि कैथोलिक थे और बाद में एक प्रोटेस्टेंट रिलीजियस का पार्ट हमें देखने को मिला, एक तबका देखने को मिला जो कि कैथोलिक से अलहदा हो गया, जिसने चर्च से अलहदगी अख्तियार की। वो इस सेंस में वो कहते थे कि हम भी गॉड के बच्चे हैं, हम खुद गॉड से डायरेक्ट जो हमसे गलती कुताई हो जाए उसकी माफ़ी मांग सकते हैं, हम अपनी जितनी भी विशेज़ हैं वो गॉड से खुद मांग सकते हैं। हम चर्च के पादरी को जाकर पैसे किसकी बिना पर दें? अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो हम चर्च के पादरी को पैसे क्यों दें कि ये आप पैसे लेकर हमारा गुनाह माफ़ करवा दें? हम खुद भी तो गॉड से माफ़ी मांग सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। यानी कि इस प्री मॉडर्न एजेस के अंदर लोगों का बिलीव था गॉड के ऊपर। वो बिलीव करते थे कि एवरीथिंग हैपनिंग विद द विश ऑफ गॉड, विद द डिसीजन ऑफ गॉड, कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो भी चल रहा है, हमें जो भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, उनके अंदर खुदा की मर्ज़ी है, ईश्वर की मर्ज़ी है, भगवान की मर्ज़ी है, गॉड की मर्ज़ी है। यानी इस तरह से उनका बिलीव था। और उस टाइम के लिटरेचर के अंदर हमने ये पॉइंट देखा है कि किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों में रिलीजियस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए पड़े थे और इसके अलावा चर्च बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था लोगों की पर्सनल लाइफ के अंदर तक। और उस एज के अंदर जो लिटरेचर लिखा गया वो भी ज़्यादातर मज़हब के ऊपर ही लिखा गया। जिस तरह से हमने पैराडाइज लॉस्ट को देख लें, जॉन मिल्टन की, इसके अंदर सारा का सारा जो क्रिश्चियनिटी का किस तरह से एडम एंड ईव को हेमन से निकाल दिया गया, अर्थ पे भेज दिया गया, यानी ये तमाम चीज़ें जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के अंदर बताई हैं। और उसने सैटर्न को भी बताया है। यानी प्री मॉडर्न एज के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनका ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता था गॉड को या फिर सैटन्स को, कि यानी खुदा की मर्ज़ी से
हो रहा है सब कुछ, और शैतान हमसे गलतियां करवा रहा है, सैटन हमें जो है वो फिसला रहा है और हमसे ये गलती हो जाती है। और अगर कोई काम जो है वो उल्टा सीधा हो जाता था, अच्छा ये तो हमारे नसीब में लिखा हुआ था, किस्मत में लिखा हुआ था, यानी इस हद तक उस वक्त लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर ही सिर्फ रह गए थे और प्रॉब्लम्स का ज़िम्मेदार रिलीजियस को, मज़हब को ठहरा देते थे। लेकिन जब मॉडर्न एज आती है तो इससे पहले प्री मॉडर्न एज के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इनका सोल्यूशन निकाला गया है। यानी मॉडर्न एज के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही नहीं देखा गया बल्कि उनका सोल्यूशन भी निकाला गया है, जिसकी वजह से जो मॉडर्न एज के अंदर लिटरेचर लिखा गया है और इससे पहले जितना भी प्री मॉडर्न एजेस के अंदर लिटरेचर लिखा गया है वो इन सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा मॉडर्न एज के अंदर हमें पता है कि वर्ल्ड वार 1 हुई है, जिसकी वजह से इतनी करोड़ों के अंदर लोगों की मौत हुई है, डेथ्स हुई हैं, पूरी दुनिया आपस के अंदर लड़ी है। हमने वो तमाम चीज़ें कवर की हुई हैं पिछले लेक्चर के अंदर वर्ल्ड वार 1 वाले में। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो मॉडर्न एज है और पोस्ट मॉडर्न एज है और इससे ऑनवर्ड जितना भी लिटरेचर चलेगा उसके अंदर बार बार बात होगी वर्ल्ड वार 1 की, वर्ल्ड वार 2 की। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार 1 क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी उसे देख लीजिएगा। मतलब ये है कि जब वर्ल्ड वार 1 होती है लोगों की इतनी ज़्यादा डेथ्स हो जाती हैं, दुनिया के अंदर इतनी कत्लो गारत होती है, पता चलता है कि इंसान इतना बेदर्द भी हो सकता है, इतना जालिम भी हो सकता है, यानी खुद की पावर को दिखाने के लिए वो इतने लोगों की जानें ले सकता है कि दुनिया ने पहली मरतबा देखा था वर्ल्ड वार 1 के अंदर। तो जो फिर ये प्रॉब्लम्स थी, यानी लोगों ने छोड़ा मज़हब को, लोगों डार्विनियन थ्योरी जिस तरह से हमने पढ़ी थी कि जिसके अंदर जिसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहा गया है, चार्ल्स डार्विन ने पेश की थी कि इंसान की प्रोडक्शन तो एक बंदर से हुई है, यानी एक बंदर था पहले इंसान, फिर आस्ता आस्ता से वो डेवलप हुआ और फिर वो आज की मौजूदा शक्ल तक पहुँच गया। इस तरह से थ्योरीज जब आना शुरू हो गई तो लोगों ने छोड़ा मज़हब को, रिलीजियस को छोड़कर लोग जो है वो सेकुलरिज्म की तरफ आए। यानी लोगों ने कहा कि सबसे पहले देखें इंसान को, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को देखें, मज़हब ने तो हमें अलग-अलग कर दिया है, पीसीज में बांट दिया है। तो इसलिए लोगों ने मज़हब को छोड़ा और इस एज के अंदर हमने देखा कि जो पहले से प्रॉब्लम्स थी उनका सल्यूशन निकाला गया। यानी मज़हब हम मानते हैं सबको, किसी ना किसी मज़हब में हम इन्वॉल्व हैं, लेकिन इस एज के अंदर हमने ये देखा कि लोगों ने मज़हब को छोड़कर मज़हब से आगे बढ़ के यानी प्रॉब्लम का हल तलाश करके, अगरचा वर्ल्ड वार 1 मॉडर्न एज के अंदर हुई है लेकिन उसके अंदर जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है उसके अंदर किसी एक सिंगल राइटर ने, एक सिंगल पोइट ने जो सोल्जर्स हिस्सा लिया था जिन्होंने वार के अंदर, उन्हें हीरो बनाकर नहीं दिखाया। इससे पहले हम एजेस के अंदर देखते थे, प्री मॉडर्न एजेस के अंदर, कि जो हीरोज़ जंग के ऊपर जाते थे, जब वो फतह हासिल करके आते थे तो उनके लिए हीरोइक पोइम्स लिखी जाती थी, उनका बड़ा इस्तकबाल किया जाता था, वेलकम किया जाता था। लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद ना तो किसी मुल्क को कोई फ़ायदा हुआ है और ना ही किसी को कोई फ़ायदा हुआ है और ना ही किसी को हीरो बनाकर दिखाया गया है। यानी लोगों के अंदर सेंस आना शुरू हो गई थी, कितनी ज़्यादा यार कत्लो गारत हो गई है, चाहे दूसरे मुल्क के लोग ही मरे हैं तो वो भी इंसान ना। तो इस तरह से इस एज के अंदर, पोस्ट मॉडर्न एज से पहले की यानी मॉडर्न एज के अंदर प्रॉब्लम्स और फिर इनका सल्यूशंस निकाला गया। अब बात करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पोस्ट मॉडर्न एज की, जिसके अंदर जो लिटरेचर लिखा गया है वो किस नवैयत का था। अब देखें, प्री मॉडर्न एजेस के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम्स तक ही छोड़ा गया है और मॉडर्न एज के अंदर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाला गया है, और पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उनका सल्यूशन नहीं निकाला गया बल्कि उन प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ाकर, मतलब एक प्रॉब्लम थी ना, उसे और बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। बात याद रख लें कि प्री मॉडर्न एजेस के अंदर प्रॉब्लम्स का ज़िम्मेदार ठहराया गया है या गॉड को या सैटन को या रिलीजियस को या चर्च को, और इसके बाद जो मॉडर्न एज है इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स थी इनका सल्यूशन निकाला गया है, और अब पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उनको मज़ीद बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। पोस्ट मॉडर्न एज के राइटर सैमुअल बेकेट का एक वर्क है वेटिंग फॉर गुडोट, जिसके अंदर इन्होंने एब्सर्ड टर्म का यूज़ किया है, द सेकंड वर्ल्ड वॉर, यानी दुनिया की दूसरी बड़ी आलमी जंग, जिसका टाइम पीरियड सितंबर 1939 से लेकर जुलाई 1945 तक है। अब इस जंग के अंदर हुआ ये था कि अमेरिका और जापान एक दूसरे के आमने सामने थे, और अमेरिका ने जापान के 2 फेमस सिटीज़ जिन्हें आपने कई दफ़ा सुना भी होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 के अंदर एटॉमिक अटैक किया था, यानी उनके ऊपर एटमी धमाके किए थे। और हिस्ट्री के अंदर ये लिखा गया है
कि जो जापान था ये अमेरिका से इन 2 बम फेंकने से पहले यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक अटैक करने से पहले ही अपनी शिकस्त को तस्लीम करके बैठा हुआ था, लेकिन उसने कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी। मतलब जिस तरह से एक इंसान के चेहरे से हम कहते हैं कि पता चल जाता है कि यार बस कर अब वो रोने वाला हो गया, यानी इस तरह से था सूरत हाल कि जापान अपनी शिकस्त को तस्लीम बस किए ही बैठा था, महसूस भी हो रहा था। लेकिन अमेरिका ने दुनिया को अपना एग्रेसिव मतलब मूड दिखाने के लिए, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि मैं कितना पावरफुल हूँ, इस चीज़ को दिखाने के लिए इन्होंने 1945 के अंदर जापान के 2 सिटीज़ के ऊपर, हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर एटॉमिक अटैक कर दिए, जिसके बाद जापान ने जो है वाज़े तौर पर अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। और इसी तरह 1945 के अंदर ही फिर द सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो ख़त्म हो जाती है। कोल्ड वार। वर्ल्ड वार सेकंड के बाद फिर दुनिया के सामने जो अमेरिका है वो पहली दफ़ा 1945 के अंदर सुपर पावर बन के सामने आया। लेकिन इसके सामने एक और भी टक्कर का मुल्क मौजूद था, यानी मैं बात कर रहा हूँ सोवियत यूनियन की, जिसे रशिया कहा जाता था उस एज के अंदर, और सोवियत यूनियन भी कहते हैं। ये भी पावरफुल मुल्क था। जब इन्होंने जापान के ऊपर अटैक किया ना, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो इनकी बड़ी जय जयकार हो गई दुनिया में अमेरिका वालों की कि ये तो बड़े पावरफुल कंट्री है जी, ये तो एटॉमिक अटैक भी कर सकता है किसी भी कंट्री के ऊपर जब चाहे। लेकिन होता ही है ना कंट्रीज़ के दरमियान एक एग्रेसिवनेस कि अच्छा आप ठीक है, अमेरिका है, आपने जापान के ऊपर अटैक कर लिया है, जापान ने आपसे शिकस्त तस्लीम कर ली है, आप में एटॉमिक पावर है, लेकिन हम भी सोवियत यूनियन हैं, हम भी जो है रशिया हैं, बड़े पावरफुल हैं। और वाकई में उस वक्त रशिया भी बड़ी एटॉमिक पावर थी। दुनिया के अंदर 2 ही पावर्स मानी जाती थी, एक अमेरिका जिसे 1945 में तस्लीम किया गया, और इससे पहले सोवियत यूनियन जो कि चलती ही आ रही है, रशिया यानी कि। लेकिन 1991 के अंदर जाकर रशिया के सोवियत यूनियन के टुकड़े हो जाती हैं, पीसीज के अंदर ये डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो ताकत है वो डाउन होती होती आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। यानी वो इसमें बात नहीं रहती कि ये अमेरिका का कंपटीटर बन सके, इसका मुकाबला कर सके। तो अब उस वक्त से लेकर यानी 1991 से लेकर अब तक जो है वो अमेरिका ही सुपर पावर है दुनिया की, और इस चीज़ को कोल्ड वार का नाम दिया गया है। यानी अमेरिका और रशिया एक दूसरे को अगरचा थोड़ा थोड़ा एग्रेसिवनेस दिखाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपस में कोई बाकायदा जंग नहीं की जिस तरह से दूसरे ममालिक ने की हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई अटैक नहीं किया, इसलिए इन्हें कोल्ड वार का नाम दिया गया है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ यानी ऐसे कंट्रीज़ जिनके बारे में हमने वैसे पहले से ही पढ़ रखा है कि जिनको ब्रिटेन ने कॉलोनाइज्ड किया हुआ था। जिस तरह से इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की गरज से आए थे ना अंग्रेज़ यहाँ पर तिजारत करने के लिए, और उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज्ड कर लिया था। इसी तरह से अफ्रीका को और अमेरिका तो आज़ाद हो गया था। यानी पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर जितने भी इस तरह के कंट्रीज़ थे, इनको नाम दिया गया है हिस्ट्री के अंदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। इनको फ्रीडम दे दी गई, इनको आज़ाद कर दिया गया। जिस तरह से इंडिया को 1947 के अंदर आज़ाद किया गया, इंडिया और पाकिस्तान जैसी 2 रियासतें बन के सामने आई। अफ्रीका को आज़ाद कर दिया गया, अमेरिका तो पहले से ही आज़ाद हो चुका था। यानी पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को आज़ाद कर दिया गया। लिटरेरी फीचर्स। अब पोस्ट मॉडर्न एज के लिटरेरी फीचर्स को हमने काफ़ी हद तक पहले से ही डिस्कस कर लिया है, यानी इसके अंदर प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा कर ही बयान किया गया था। और इस एज के अंदर मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, यानी जो राइटर्स थे, पोइट, ऑथर थे, जो कोई ख़ास पॉइंट के ऊपर, कोई एक चीज़ के ऊपर नहीं लिखते थे, बल्कि मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ थे। और फिगर ऑफ स्पीच जिनके अंदर पैराडॉक्स, क्वेश्चनेबल नरेशंस और इसके अलावा जितने भी सीमिली मेटाफोर, ये तमाम चीज़ें इस पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर आई हैं। यानी ऐसी ऐसी चीज़ों को, ऐसी ऐसी टर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि हिस्ट्री के अंदर पहले नहीं थी। इस एज के अंदर बहुत सारा लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है और हो रहा है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट मॉडर्न एज के फेमस राइटर्स की। अब देखें पोस्ट मॉडर्न एज और मॉडर्न एज के अंदर कितना फ़र्क है। यानी 1901 से लेकर 1945 तक है मॉडर्न एज, 44 साल की सारी एज बनती है, और इससे आगे पोस्ट मॉडर्न एज जो है शुरू हो गई और वो ऑनवर्ड चल रही है। यानी बात करने का मकसद ये है कि जो राइटर मॉडर्न एज के अंदर थे वो पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर अभी तक लिख रहे थे, जिनके अंदर देखें अज़रा पाउंड है, टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, ये तमाम राइटर हमने पढ़े हैं मॉडर्न एज के अंदर, और ये पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर भी लिख रहे हैं। लेकिन इनके अलावा अभी पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर कुछ और राइटर्स आए हैं, जिनके अंदर सैमुअल बेकेट, डी. थॉमस, जी. ग्रीन और डब्ल्यू. एच. ऑर्डन के नाम बहुत ज़्यादा फेमस हैं।
हाइपर रियलिटी। अब पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर जेन बॉडीलार्ड ने एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम था हाइपर रियलिटी, और ये थ्योरी बड़ी फेमस है पोस्ट मॉडर्न एज की, और ये बड़ी फेम इसे मिला क्योंकि इसके अंदर जेन बॉडीलार्ड ने कहा था कि इस पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हकीकत में नहीं हैं, लेकिन हम उनको हकीकत से भी ज़्यादा तस्लीम करके बैठे हुए हैं। जैसे उसने कहा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हमें ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो हकीकत में नहीं है, लेकिन हम उन्हें मान रहे हैं, वो सिर्फ विजुअल में ही है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कार्टून देखते हैं जो अभी टीवी के ऊपर टॉम एंड जेरी को देखते हैं, छोटा भीम देखते हैं, और इसके अलावा मतलब जो भी हम चीज़ें देखते हैं जो कि रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन वो हमें दिखा रही है टेक्नोलॉजी। और इस तरह से इस थ्योरी के अंदर चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया था, और पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर हाइपर रियलिटी को बहुत ज़्यादा फेम मिला है। इसके ऊपर हम अलहदा से एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था आज का हमारा पोस्ट मॉडर्न एज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और आज हमारी इंग्लिश सीरीज़ की जो हिस्ट्री है वो भी कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। इसके बाद हम इंशाल्लाह जो इन एजेस के अंदर हमने राइटर्स पढ़े हैं, इनके जो फेमस वर्क हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स और इसके अलावा जो स्टूडेंट बीएस इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उनको अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब जो हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़े ड्रामेटिक्स यानी द विलियम शेक्सपियर हैं, इनकी लाइफ की बायोग्राफी के ऊपर हम इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर के अंदर चीज़ों को कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।